आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे अपर मून 3 अकाज़ा के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो आजकल मैं एनिमे देखने से ज्यादा मांगा पढ़ रहा हूँ और मैंने डीमन स्लेयर की मांगा को खत्म कर दिया है और इसकी मांगा सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं इसके साथ वन पीस की मांगा को फॉलो कर रहा हूँ और अभी हमको इसमें जॉय बॉय के बारे में मालूम चल गया है, बट हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम डीमन स्लेयर के बारे में बात करते हैं। तो मुझे इसमें से अपर मून 3 की स्टोरीज बहुत अच्छी लगी और क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा अलग है दूसरे अपर मून से और इनका रीजन ऑफ बिकमिंग ए डीमन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपर मून 3 अकाज़ा से। तो स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में आपको काफी सारे स्पॉइलर देखने मिल सकते हैं, तो आप ये वाली वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो। और अगर आप मेरी तरह हो जिसको स्पॉइलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अकाज़ा के फादर एक सिंपल आदमी थे जो बहुत ही ज्यादा बीमार रहते थे और उनकी मेडिसिन के लिए अकाज़ा को चोरी करना पड़ता था और वही रीजन था कि अकाज़ा की बॉडी पर मार्क बने हैं। बिकॉज जिस टाइम पे डीमन स्लेयर सेट है उस टाइम पर क्रिमिनल्स के हाथ में मार्क ड्रॉ कर देते थे जब भी वो पकड़े जाते थे कोई भी क्राइम करते हुए, और अकाज़ा ट्राई करता था टू बिकम स्ट्रॉन्ग जिससे वो अपने फादर की मेडिसिन को खरीद सके। बट 11 इयर्स के होने की वजह से वो काफी बार पकड़ा जा चुका था और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। और अकाज़ा अपने आप को इसलिए भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था ताकि वो कभी भी चोरी करते हुए पकड़ा ना जाए और जब भी कोई उससे रिवेंज लेने आए तो वो उससे फाइट बैक कर सके और अगर वो पकड़ा जाए तो वो उनकी मार खा सके। और ऐसे ही एक दिन अकाज़ा पकड़ा जाता है और वो नोटिस करते हैं कि अकाज़ा के हैंड पर ऑलरेडी क्रिमिनल टैटू लाइंस है और वो उसको वार्न करते हैं कि अगर वो नेक्स्ट टाइम चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो वो उसकी रिस्ट को काट देंगे, बस वो इस बार उसे मार कर छोड़ रहे हैं। जिस पर अकाज़ा लाफ करता और बोलता है अगर वो चाहे तो उसकी रिस्ट अभी कट कर सकते, लेकिन उसके पास अभी भी फीट रहेंगी और वो चोरी करता रहेगा और वैसे भी वो नेक्स्ट टाइम पकड़ा नहीं जाएगा। जिस पर जज उसको बोलता है कि 11 इयर्स के होने के बाद भी वो एक के बाद एक क्राइम कर रहा है और इतनी सारी मार खाने के बाद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और यहीं पर अगर कोई लार्ज साइज मैन होता तो अभी तक नाम हो जाता और उसको यू आर ए डीमन चाइल्ड बोलता है और उसको छोड़ देता है। जिस पर अकाज़ा सोचता है कि वो सीरियसली डीमन चाइल्ड है जब से वो पैदा हुआ है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब अकाज़ा अपने घर की तरफ जा रहा होता है उसको पता चलता है कि उसके फादर ने अपने आप को हैंग कर लिया है और उसे अपने फादर का सुसाइड नोट मिलता है जिसमें उसके फादर उसे बोलते हैं, डियर हाकू जी, तुम एक ऑनेस्ट लाइफ लिव कर सकते हो और तुम अभी भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो और मुझे चोरी के पैसे से अपनी लाइफ ठीक नहीं करनी है। और ये सब पढ़ के आकुजा बहुत ज्यादा सैड और गुस्सा हो जाता है और वो सब गार्ड से अकेले ही फाइट करने चला जाता है और ब्लेम करता है कि उनकी वजह से उसके फादर ने सुसाइड किया है और उसके फादर ने कभी भी कुछ गलत काम नहीं किया था और ना ही किसी को परेशान किया था और मैंने अपनी गलती की मार खा चुका था। फिर भी उसके फादर की डेथ हो गई और वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है कि कैसे उसने कितनी मार सही है और उसकी फादर की तबीयत कैसे धीरे धीरे करके और खराब होती जा रही थी और वो सब गार्ड को मार के जमीन में गिरा देता है। और तभी वहां पे एक आदमी आता है जो उसको देख के इम्प्रेस हो जाता है और क्लैप करते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ बुलाया गया है कि यहाँ पर कोई चाइल्ड सबको जान से मारने वाला है और मुझे देखने मिलता है कि 7 अडल्ट जो बहुत बुरी तरीके से पिटे हुए हैं और जमीन पे गिरे हुए हैं विद बेयर हैंड्स। और स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारे पास अच्छी मसल्स है और तुमने अपने से ज्यादा बड़े लोगों से जीत गए हो, वो भी बिना किसी वेपन से। तुम्हें ऐसा करके तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे डोजो को ज्वाइन करोगे, क्योंकि अभी भी मेरे अंडर कोई भी स्टूडेंट नहीं है। और आकुजा उसे गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो आकुजा के हाथ में टैटू देखता है और वो रियलाइज करता है दैट ही इज एन एडो क्रिमिनल और वो आकुजा को बोलता है कि वो उस पर फुल पावर से अटैक करे और विद इन अ सेकेंड वो आकुजा को पंच करके अनकॉन्शियस कर देता है। और उसके बाद वो अकाज़ा को अपने घर लेके जाता है और उससे बात करते करते वो उसको बताता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसको अपना नाम बताता है केजो और वो उसको बताता है कि वो एक मार्शल डोजो रन करता है और टीच करता है बेयर फिस्टिंग फाइटिंग स्टाइल सोरियो को और उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं है और वो अपने डेली वेजेस को सिंपल छोटे मोटे वर्क करके अपना काम चलाता है। और अकाज़ा का फर्स्ट वर्क है कि उसकी डॉटर की देखभाल करे जो बहुत ज्यादा बीमार है, क्योंकि उसके पास और भी वर्क है करने के लिए, इसलिए वो चाहता है कि अकाज़ा ये काम करे।
और वो बताता है कि उसकी वाइफ ने अपनी लाइफ ले ली थी अपने आप को ड्राउन करके, बिकॉज उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था टू टेक केयर ऑफ हिज डॉटर, और उसने अपनी वाइफ और डॉटर को सिर्फ बॉदर किया बिकॉज वो वीक था। और अकाजा उससे पूछता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी डॉटर को एक क्रिमिनल के साथ छोड़ के जा रहे हो, जिसपे वो हंस के बोलता है मैंने कुछ घंटे पहले ही इस क्रिमिनल को अपने कुछ पंचेस से अनकॉन्शियस कर दिया था। और वो उसे अपनी डॉटर से मिलाता है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा कॉफ कर रही थी और बहुत ज्यादा वीक लग रही थी, जिसे देख के अकाजा को अपने फादर की याद आ जाती है। और केंजो क्योकी को बोलता है कि वो सुबह से थोड़ी बेटर लग रही है और बताता है कि दिस गाय इज नॉट टेलिंग मी हिज नेम, और ट्राई करो कि तुम्हें अपना नाम बता दे। और वो वहां से चला जाता है और उसका फेस देख के क्योकी उससे बात करने की ट्राई करती है। और चैप्टर 154 यहीं पे एंड हो जाता है और चैप्टर 155 स्टार्ट होता है। अकाजा सोचता है कि क्यों सिक पीपल हमेशा अपोलोजाइज करते हैं भले उनकी कुछ गलती भी नहीं है, और क्यों क्योकी हमेशा उसे सॉरी बोलती रहती है क्योंकि उसकी वजह से उसको टाइम नहीं मिलता ट्रेन करने का। और अकाजा हम रीडर्स को बताता है कि क्योकी की बॉडी बहुत वीक है और उसे रात भर उसकी देखभाल करनी पड़ती है और उसके फोरहेड का कपड़ा भी थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करना पड़ता है, और यहाँ तक उसके क्लोथ्स भी उसी को चेंज करने पड़ते हैं, और उसे फ्रीक्वेंटली पानी पिलाना पड़ता है, और अगर उसे बाथरूम जाना पड़े तो उसे क्योकी को कैरी करना पड़ता है। और क्योंकि उसने अपने फादर की केयर की थी जिसकी वजह से ये उसके लिए ज्यादा हार्ड नहीं था, और उसने कभी भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बारे में भी नहीं सोचा, और वो अपने ज्यादातर फ्री टाइम में अपने आप को ट्रेन करता था। और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी क्योकी उससे बोलती है तुम अपने आप को भी टाइम दो, और आज फायर शो है तुम्हें वो देखने जाना चाहिए। और अकाजा रिप्लाई करता है बस एक बार तुम्हारा डिजीनेस चला जाए तो मैं तुमको कैरी करके ब्रिज पर लेके जाऊंगा, जिससे वो फायर वर्क को हम दोनों एंजॉय कर सके। भले हम आज नहीं जा सकते, हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे, नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर। जिसको सुनकर क्योकी इमोशनल हो जाती है, और ये देख के अकाजा सोचता है कि उसको क्योकी की सिर्फ एक ही चीज अनॉय करती है कि जब भी वो उसकी देखभाल करता है तो क्योकी कभी भी रोने लगती है इन अ मिडिल ऑफ अ कन्वर्सेशन, और उसके लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता होगा क्योंकि उसकी वैसे भी तबीयत खराब है, और क्योकी का बार बार रोना उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है। फिर हमको अकाजा से पता चलता है कि केजो को इतनी सही जगह कैसे मिली जबकि वो एक समुराई भी नहीं है, तो उसको ये सब एक ओल्ड मैन की लाइफ सेव करने की वजह से मिली। जब उस ओल्ड मैन पर अटैक हुआ था बाय द बैंडेज, और ओल्ड मैन सूयो टेक्निक से बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गया था, और उस ओल्ड मैन ने अपना डोजो लैंड केजो को दे दिया क्योंकि उसके पास कोई भी सक्सेसर नहीं था। बट कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था और वो लैंड और डोजो को अपने लिए लेना चाहते थे, और जो नेक्स्ट डोर केनजुत्सु डोजो था वो हरास करता था सूयो डोजो को, जिसकी वजह से सूयो डोजो में कोई भी सीखने नहीं आता था। और अकाजा बताता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग और क्योकी की देखभाल करने की वजह से उसका हार्ट हील हो गया है, और 3 साल के बाद वो 18 इयर्स का हो गया है और क्योकी भी 16 इयर्स की हो गई है, और वो अभी पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, और अभी उसको पूरे टाइम बेड पे नहीं रहना पड़ता और एक नॉर्मल लाइफ लिव करना स्टार्ट कर दिया है। और हमें नेक्स्ट सीन में देखने मिलता है कि केजो अकाजा को बुलाता है और बोलता है क्या तुम मेरे डोजो को टेक ओवर कर सकते हो और क्योकी को भी, जिसपे अकाजा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि उसके पास क्रिमिनल टैटू है और उसने कभी भी अपने फ्यूचर को इमेजिन नहीं किया था और उसके फ्यूचर में कोई उसको प्यार करेगा, और शायद तक मेरे फादर ने मुझे जो भी बताया वो सही था और मैं एक राइट वे फाइंड कर लूंगा टू लिव, और एक होप जहां पर मैं अपनी लाइफ को फिक्स कर लूंगा। और इस मूवमेंट में मैं सिर्फ 2 लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन लाइफ, और ये मैंने कभी भी ना सोचा या इमेजिन किया था। और इसके बाद अकाजा अपने फादर की ग्रेव के पास जाता है अपने मैरिज के बारे में बताने, और वो सनसेट से पहले अपने डोजो वापस आने वाला था, बट वापस आते टाइम उससे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आती है और वो बुरी फीलिंग उसको गूज़बम्प्स दे रही थी। तभी उसको पता चलता है कि किसी ने डोजो वेल में पॉइजन डाल दिया है क्योंकि कोई भी केजो और उसको डायरेक्टली फाइट में नहीं हरा पा रहा था, और जिसने भी ये काम किया है वो मॉन्स्टर से कम नहीं है, जिसकी वजह से बोथ केजो और क्योकी की डेथ हो गई है। और ये सब सुनने के बाद अकाजा सोचता है कि जब भी उन लोगों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी जिनकी वो केयर करता है वो उनके पास नहीं होता, और ये सब सोचते सोचते उसको याद आता है कि मैंने एक प्रॉमिस किया था, और हमको अकाजा और क्योकी की पास्ट कन्वर्सेशन देखने मिलती है जहां पर क्योकी बोलती है कि तुम्हें याद है जब हमने बात की थी टू सी फायरवर्क जब हम बच्चे थे, जिसपे अकाजा बोलता है नो, जिसपे क्योकी उसको याद दिलाती है वो एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी बिटवीन अस जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। भले मैं उस साल फायरवर्क नहीं देख पाई बट तुमने बोला था कि हम इस साल नहीं देख पाएंगे,
तो हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर। और मैंने कभी भी अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं किया था जहां पर मैं नेक्स्ट ईयर देख सकती हूँ या उसके बाद वाला ईयर। और मेरी मदर ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा और वो मुझे डेड नहीं देखना चाहती होंगी, जिसकी वजह से शी किल्ड हरसेल्फ। और कहीं ना कहीं मेरे दिल में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर ने भी मुझ पर गिव अप कर दिया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक थी। बट तुमने मेरा फ्यूचर ऐसे देखा जैसे वो नेचुरल हो और मुझे बताया कि देयर इज अ नेक्स्ट ईयर, जिस पर मैं बहुत ज्यादा खुश थी और तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और उसको प्रपोज करती है बाय सेइंग विल यू बी माय हस्बैंड, जिस पर अकाजा कोयोकी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और बोलता है मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा फॉर एंटायर लाइफ। और ये सब याद करके अकाजा बोलता है आखिर में ये सब सिर्फ वर्ड्स और प्रोमिसेस थे जिसमें से मैं एक भी पूरे नहीं कर पाया। और उसके बाद एक ट्रेजिक इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ इन द मजिस्ट्रेट ऑफिस कि आफ्टर सोयो डोजो फैमिली पॉइजन नियर बाय केनजुत्सु डोजो के काफी सारे स्टूडेंट पर अटैक हुआ और 67 पीपल्स का मर्डर हुआ विद बेयर फिस्ट, जहां पर क्रस्ट स्कल्स, स्मैश्ड इनर्स और ना ही सिर्फ उनकी डेड बॉडीज बल्कि काफी सारी बॉडीज के बॉडी पार्ट भी मिसिंग थे। और वो हेल जैसा सीन था जहां पर ब्रेन्स, आईबॉल्स और लिम्स पूरी जगह फैले हुए थे, यहाँ तक वॉल्स और सीलिंग पर भी। और इन सब की वजह से काफी सारी मेड ने अपना माइंड लूज कर दिया था। और ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा भयानक था कि 30 इयर्स तक ये रिगार्ड होता रहा एज फेटिशियस टेल जब तक ये जलाए नहीं गए। और हमको नेक्स्ट सीन में अकाजा दिखता है जो कवर होता है ब्लड में और उसको मुजान मिलता है। और उसके बाद की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा। और अगर आपको जानना है कि इसके बाद क्या हुआ तो आप इसकी मांगा पढ़ सकते हो, नहीं तो आप वेट कर सकते हो इसके एनिमे का। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताओ और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।